हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज है सैटरडे। आज ज्यादातर स्टूडेंट अपने रिवीजन में लगे होंगे। साथ साथ वो लाइव मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो ये वाला जो मॉक है जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये है टेस्ट रैंकिंग का लाइव मॉक टेस्ट सीजीएल वाला। ठीक है, सीजीएल 2025 का लाइव मॉक टेस्ट है। तो शुरू करते हैं हम। ये मॉक टेस्ट सिर्फ एनालिसिस नहीं रहने वाला, इससे बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये, मराठी लैंग्वेज जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वो कौन से नंबर की फिफ्थ फोर्थ सेकंड थर्ड लैंग्वेज है जो टोटल पॉपुलेशन का 6.86% लोगों द्वारा बोली जाती है। किसके अकॉर्डिंग? ये डाटा है सेंसस 2011 का। अब सेंसस 2011 के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सेंसस 2011 जो है, सेंसस 2011 ये जब से शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ था? 1872 में। तब से ये 15th सेंसस था 2011 वाला, और 7th था इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस। और क्या चीजें इससे रिलेट कर सकते हैं? भले ही 1872 में जब मेयो वाइसराय था भारत का, शुरू हुआ था, पर 1881 1881 से सिंक्रोनाइज सेंसस शुरू हुआ है। अब ये सिंक्रोनाइज सेंसस का मतलब क्या है कि सेंसस हर 10 साल में होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, 2021 का सेंसस नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, 2011 का लास्ट, इसीलिए हम ज्यादातर डेटा 2011 का ही पढ़ते हैं। तो सेंसस में कितने साल का डाटा लेते हैं? 10 साल का। 1881 में जो रजिस्ट्रार जनरल था, वो कौन था? उस टाइम पे थे प्लॉडेन। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फादर ऑफ इंडियन सेंसस प्लॉडेन नहीं थे। कौन थे? हेनरी वॉल्टर थे फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 1830 में डेका, जो आज बांग्लादेश में है, डेका सिटी का एक सेंसस हुआ था, वो हेनरी वॉल्टर ने कराया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। ये कुछ सेंसस से रिलेटेड बातें हो गई। अब सेंसस से रिलेटेड थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जैसे लिटरेसी रेट क्या है भारत की, साक्षरता दर, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? साक्षरता दर। वो है 74.04%, जिसमें मेल साक्षरता दर कितनी है? 82.14। ठीक है, और फीमेल साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट हो गई। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी, सेक्स रेशियो क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं लिंगानुपात। अब लिंगानुपात कितना है? वो है 943। 1000 मेल पर 943 फीमेल हैं। ये हाईएस्ट किस शहर में है? सॉरी, शहर कह रहा हूं मैं, हाईएस्ट किस स्टेट का है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात? ये है केरला का। ठीक है, कितना है केरला का लिंगानुपात? 184। वहीं हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। इसका लोएस्ट है, इसका हाईएस्ट है। साक्षरता दर भी केरला की हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट है। ये हो गई आपकी लिटरेसी रेट केरला की। और लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट आपकी है बिहार की। अब जरा लैंग्वेज से जुड़ी बातें कर लेते हैं। भारत, आपको पता है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 22 लैंग्वेज है जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन भारत की कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं जिनके ऊपर आजकल क्वेश्चन आ भी रहा है एग्जाम के अंदर। वो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? उनको याद करने का एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। टेस्ट जो होता है वो आप अपनी मॉम को दिखाएं, ना कि अपने पिताजी को। ठीक है समझ गए होंगे थोड़ा सा। तो कैसे इसको इसको हम ये एक ट्रिक है। टेस्ट मॉम को ना दिखाएं, पिताजी को दिखाएं। टी से तमिल, ये क्लासिकल लैंग्वेज है। एस से संस्कृत, फिर ये टी, इससे है तेलुगु। ठीक है, एम से है मलयालम, ओ से है ओडिया, इस एम से है मराठी, बी से है बंगाली, ए से है असमीज, पी से है पाली, और पी से है प्राकृत। ठीक है, ये आपको याद हो गई क्लासिकल लैंग्वेज। ये क्लासिकल लैंग्वेज है। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली सेंसस के हिसाब से कौन सी है? हिंदी। हिंदी कितने परसेंट लोगों के द्वारा बोली जाती है? 43.6, लगभग 44% भी बोल सकते हैं इसको। दूसरी है बंगाली। बंगाली बोली जाती है 8%, 8.03% लोगों के द्वारा।
और तीसरी है, तीसरे नंबर पे है मराठी, जिसका डेटा क्वेश्चन में दे ही रखा है 6.86% के द्वारा। ठीक है, तो ये तीसरी लैंग्वेज है, ना फिफ्थ है, ना फोर्थ है, ना सेकंड है। सेकंड कौन सी है? सेकंड बंगाली है, फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई और तीसरी आपकी मराठी हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, अनामुदी माउंटेन पीक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में है क्या? नहीं, तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, और ये दोदा बेटा किसकी पीक है? नीलगिरी हिल्स की। और नीलगिरी हिल्स जो है ये जंक्शन है किसका? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका नहीं है इसका आंसर। केरला, हाँ केरला इसका आंसर है। केरला में है अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पीक है ये अन्नामुदी, और साउथ की हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, अब इसकी बात कर चुके हैं तो थोड़ी हम साउथ की और भी कुछ पीक्स के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है विंध्या है, विंध्या रेंज है, उसके नीचे सतपुड़ा है, फिर मैकाल है। विंध्या ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ठीक है, इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं विंध्या को। और विंध्या की हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। ठीक है, और सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। और यहाँ ऐसे राजस्थान में ये अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। और हिमालय की तो आप सब जानते ही होंगे, हिमालय की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। और भारत में जो हाईएस्ट पीक है उसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं या केटू बोलते हैं। इसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। वहीं, या अगर ये गॉडविन ऑस्टिन नहीं होगा तो आंसर में क्या होगा? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा की जो हाइट है वो कितनी है? 8598 मीटर है, 8598 मीटर। अच्छा, अन्ना मुदी की जो मैं आपको हाइट बता दूं, अन्ना मुदी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितनी सारी लर्निंग ली हमने इस क्वेश्चन से ही। इस तरीके से ही एनालिसिस होता है। सेंसस ऑफ इंडिया, फिर सेंसस का क्वेश्चन 2011, ये तो पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में लगभग रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। 20 जैन 2025 में क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट थी, और ये मेरा सही था। जो हिंदू पॉपुलेशन की डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? 10 है? नहीं है। 16.8 इसका आंसर है, ना ये है ना ये है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 16.8%। अच्छा, सेंसस के अकॉर्डिंग मैं पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेता हूं। जो भारत की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1.21 बिलियन। ठीक है, ये तो हो गई पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड की कितने परसेंट है? 17.5% है वर्ल्ड की ये। ठीक है, और जो भारत में जो टॉप स्टेट है पॉपुलेशन में वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। और जो लीस्ट पॉपुलेटेड है, जिसकी संख्या संख्या जो है वो 10 लाख से भी कम है, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, हाईएस्ट टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और कम जनसंख्या में है सिक्किम। और अगर एरिया की बात आएगी तो गोवा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रोथ रेट। जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जो भारत की, डिकेडल ग्रोथ रेट वो कितनी है? वो है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 17.64%। और जो एनुअल ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले, हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 80% है। और रफ रफ तो 80 है, वैसे 79.8% है सेंसस के हिसाब से। सेकंड, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 14.23% है। थर्ड पे कौन आ जाते हैं? थर्ड पे क्रिश्चियंस आ जाते हैं। क्रिश्चियन ये कितने परसेंट है? ये 2.3% है। ठीक है, फर्स्ट पे हिंदुइज्म हो गए, सेकंड इस्लाम, और थर्ड पे क्रिश्चियन। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रोथ रेट की, ग्रोथ किसकी सबसे ज्यादा है? तो ग्रोथ है मुस्लिम की ज्यादा। ठीक है, मुस्लिम की ग्रोथ रेट कितनी है? वो है 24.6%। और हिंदू की ग्रोथ रेट कितनी है? हिंदू की ग्रोथ रेट है 16.8%। ठीक है, इसका हमने आंसर कर दिया था 16.8%। ये कुछ चीजें थी सेंसस से जुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये,
व्हाट सब्जेक्ट डज द मलिमथ कमेटी रिपोर्ट पर्टेन टू? मतलब मलिमथ कमेटी से किस विषय से संबंधित इसकी रिपोर्ट थी? पहली बात, इसकी रिपोर्ट आई थी 2003 में। इसकी रिपोर्ट थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। उसमें क्या क्या इसने अपनी रिपोर्ट में जो चीजें कही थी कि ये चीज में सुधार होना चाहिए, एक तो था विक्टिम कंपनसेशन की बात की थी, ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन। दूसरा क्या, दूसरा ये था कि जो विटनेस है उसके प्रोटेक्शन की बात कही। आपने पुरानी मूवीज देखी होगी ना, कि कोर्ट से तक पहुंचने से पहले ही विटनेस की मृत्यु हो जाती है। मैंने हिंदी मूवीज बहुत देखी हैं, वहां जब भी ये बात आती थी ना कि मैं गवाही दूंगा, ठीक है, फिर आधी मूवी मतलब 25% मूवी उसको बचाने में ही रहती थी, और जो कल्प्रिट था वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। थर्ड बात आई थी जो ये जस्टिस है, ये क्रिमिनल जस्टिस है, इसमें जो सजा है उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई थी, ठीक है। और जो जुडिशियल जो भी प्रोसेस होती हैं उसमें डिले में रिफॉर्म्स की बात कही गई थी, जो जुडिशियल डिले बहुत होता है उसमें रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ये सारी जो रिफॉर्म्स हैं किससे रिलेटेड है? मनीमत कमेटी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो 127वां संविधान संशोधन बिल है, इसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट है, ये बतानी है करेक्ट है या नहीं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ये बिल है 2021 का, ये रिस्टोर करता है स्टेट की पावर को कि वो खुद की ओबीसी लिस्ट बनाए। दूसरा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ये बिल है ये अमेंड करता है आर्टिकल 366 और 26C और 388B। देखो ये तो मुझे पता है कि ये ओबीसी से रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ भी ओबीसी की बात आ रही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता ही है एग्जाम में, अगर मेरे बहुत कम क्वेश्चन सही हुए होते तो मैं ये दोनों को मानता। देखो बहुत ही ऐसा नहीं है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, थोड़ी नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, फैक्ट्स की बात हो रही है, तो ये दोनों जो है सही है। अब तीसरा कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द, नहीं ये वाला गलत है। देखो इसको मैं कैसे गलत करता अगर मैं कॉमन सेंस थोड़ा मतलब अपना सेंस लगाता, कि यहाँ जो बात हो रही है वो स्टेट को पावर रिस्टोर करना ओबीसी लिस्ट बनाने की, और प्राइम मिनिस्टर सेंटर में वो क्यों चाहेंगे कि स्टेट को ये पावर जाए, मतलब थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट इलॉजिकल सी लग रही है, तो ये हो गया गलत। तो आंसर इसका क्या है? बोथ 1 और 2। अब थोड़ा सा हम ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। जो ओबीसी का जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो बना था, वो बना था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब का था? ये एक्ट ये था 2018 का। इससे क्या हुआ था? इससे बना था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ओबीसी का अगर पास्ट में जाऊं तो कुछ चीजें और बता देता हूं। 1979 में एक कमीशन बना था जो मोरारजी देसाई ने बनाया था, उसका नाम था मंडल कमीशन। ये मंडल कमीशन किस लिए बना था? ये बना था जो ओबीसी हैं उनके रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, उसके लिए ये कमीशन बना था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1990 के आसपास, ठीक है। और वीपी सिंह थे जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तब ये रिजर्वेशन ओबीसी को मिल गया था, मंडल कमीशन ने सजेस्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन एक केस हुआ था 1993 में, जो था इंदिरा साहानी केस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, क्रक्स क्रक्स बता रहा हूं। इंदिरा साहानी केस, इस केस में क्या हुआ था? ये यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस था। इसमें क्या किया था, जो कैपिंग कर दी थी कि 15 कह रहा हूं, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जो कैप कितने पे लगा दी थी? 50% पे। और जो मैंने आपको बताया था, ये जो 102 अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था, उसके द्वारा ये आर्टिकल 338 सब क्लॉज बी में ये ऐड हो गया था, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट हमें कंसिडर करनी है। ये क्या क्या स्टेटमेंट है?
जॉइंट सिटिंग के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू अटेंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस, ये गलत है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल मीटिंग में हिस्सा ले तो सकता है, सिटिंग में हिस्सा ले तो सकता है पार्लियामेंट के सेशंस में, वोट नहीं कर सकता, ये है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन एनी बिल इंक्लूडिंग मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये भी गलत हो गया। अब ये क्यों गलत हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके गलत होने का कारण है ये और ये। ठीक है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बैठती है, ये ऑर्डिनरी बिल पे बैठती है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? द बिल एट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर पास बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। ये जो पूरी स्टेटमेंट ये जो दिखा रही है ना, ये स्पेशल मेजोरिटी की तरफ इंडिकेट कर रही है, जबकि इसलिए ये गलत हो जाता है। जो जॉइंट सिटिंग है जो पास की जाती है वो पास की जाती है सिंपल मेजोरिटी से। अब थोड़ा हम जॉइंट सिटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है, क्यों बुलाई जाती है। ठीक है, पहला, भारत के संविधान में जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। अब ये जॉइंट सिटिंग बुलाई क्यों जाती है? आप जानते हो, लोकसभा या राज्यसभा, ये दो हाउस हैं पार्लियामेंट के। तो क्या होता है, अगर कोई लेजिस्लेशन है या कोई बिल है जो यहां से पास हो गया राज्यसभा से या लोकसभा कहीं से भी, मैं तीन कंडीशन पे जॉइंट सिटिंग होती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो यहां से पास हो गया लेकिन यहां से रिजेक्ट हो गया दूसरे हाउस से। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। दूसरी, यहां से पास हो गया और यहां से जो है बिल वापस भेज दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, रिफॉर्म्स के लिए, और ये रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते। दूसरी कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन कब होती है? यहां से बिल पास कर दिया लेकिन जब दूसरा सदन है, जो दूसरा हाउस है, उसमें बिल 6 महीने से ज्यादा के लिए रह गया, मतलब उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ना उसे रिटर्न किया ना रिजेक्ट किया, ठीक है, ना आगे भेजा, तो डेडलॉक वाली कंडीशन हो जाती है इन तीन में, तब क्या बुलाई जाती है? जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। इसे बुलाता कौन है? इसे बुलाता है प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता, प्रिसाइड इसे करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिंगल सिंगल लाइनर्स की तरह एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब जॉइंट सिटिंग भारत में कितनी बार हुई है? तीन कंडीशन, 3 बार। कौन कौन सा? पहला, डावरी प्रोटेक्शन बिल पर, डावरी प्रोहिबिशन बिल पर, डावरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था वो बैंकिंग रिफॉर्म्स पर थी, जब जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। और तीसरी जो जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी वो थी पोटा पर, ये 2002 में बुलाई थी। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 1961 में, और ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स थे ये 1978 में। ठीक है, इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि एक बैंक का एम्प्लॉय जिसे बहुत ज्यादा डावरी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा बहुत बैंक में उसने फ्रॉड व्रॉड किए और जो टेररिज्म को फंडिंग कर दी, जिसकी वजह से उस पर पोटा लग गया। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बस ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी पावर्स महाजनपद एग्जिस्ट इन 7th and 6th century BC? BC मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एक टाइम पीरियड है जिसमें जीरो, जब जीसस का बर्थ हुआ था उससे पीछे की जो टाइम लाइन है वो बिफोर क्राइस्ट BC, और जो आगे की है वो AD, एनो डोमिनी। ठीक है, तो जब उल्टा चलते हैं हम, 1 2 3, ऐसे 7th और 6th BC के टाइम पे जो महाजनपद थी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा, वो कितनी थी? तो वो थी 16 महाजनपद। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी। बुद्धिस्ट कौन सा टेक्स्ट? वो कौन सा टेक्स्ट है? सूत पिटक, सूत पिटक के अंगुतर निकाय में। ठीक है, कहाँ लिखा है? अंगु अंगुतर निकाय में। वहीं इसके बारे में जैन टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत लिखा है।
कौन सा जैन टेक्स्ट? भगवती सूत्र। अब कुछ महाजनपद और उनकी कैपिटल्स हम पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं और उनकी कैपिटल्स हैं, ये मैंने पहले ही लिख ली थी थोड़ा सा ताकि टाइम बचे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मगध की है राजगिरी और हाँ, गिरिराज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंग, आपने महाभारत देखी होगी, अंगराज किसे बोलते हैं ये मेरे को बताना आप, है ना? तो अंग की कैपिटल है चंपा। वत्स, वत्स कोसाम्बी, ऐसे रख सकते हो, वत्स कोसाम्बी, इधर आओ। तो वत्स की कोसाम्बी। सुरसेना, सुरसेना, देखो दो सेनाएं होती थी, असुर सेना और सुरसेना। सुरसेना कहाँ हो सकती है? कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण की नगरी मथुरा। तो सुरसेना मथुरा, ऐसे याद रख सकते हैं। कुरु, जो कौरव थे वो कहाँ के मतलब थे, कहाँ उनका शासन था? इंद्रप्रस्थ में, तो कुरु इंद्रप्रस्थ। वहीं पांचाल कहाँ? काम्पिल्य या ही क्षेत्र में, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य कहते हैं मछली को, मत्स्य। और जो वेल होती है वो बहुत विराट होती है, विशाल होती है। तो मत्स्य विराट, ऐसे याद रख सकते हैं, मत्स्य विराट नगर। गांधार, गांधारी जी थी जो वो गांधार की थी। और आपको पता ही है आजकल अफगानिस्तान में ये वाला रीजन, ये पहले भारत में हुआ करता था। तो इसकी जो कैपिटल है वो है तक्षशिला। एक यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कमेंट में बताना वो किसने बनवाई है, ठीक है। अवंती, ये है एमपी वाले रीजन में, उसकी कैपिटल है उज्जैन और माहेशमती। बाहुबली में नहीं है, माहेशमती। अस्मा का, अस्मा का प्रतिष्ठान पैठान, देखो प्रतिष्ठान और पैठान जो है ये कैपिटल थी राष्ट्रकूटा, नहीं नहीं नहीं, सतवानहास की कैपिटल थी ये, ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, तो अस्मा का प्रतिष्ठान पैठान। एंड लास्ट वजी, वजी की कैपिटल है वैशाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर इतने भी आपको याद हैं तो बाकी जो जनपद हैं उनको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ले जाओगे, ज्यादातर इसी में से ही आ जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉज द इन्वेजन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी। मतलब कि इनमें से कौन सी बैटल है जिसकी वजह से मराठास ने, सॉरी, मराठास पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था? क्या वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी? नहीं, ये 1191 में हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये पृथ्वीराज चौहान, इन्हें पृथ्वीराज थर्ड भी बोलते हैं, और किसके बीच में हुई थी? गौरी। इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। तो ये थी तराइन के युद्ध के बारे में। क्या बैटल ऑफ कन्नौज है? नहीं, बैटल ऑफ कन्नौज किस किस के बारे में थी? ये थे हुमायूं, हुमायूं वर्सेस कौन से थे वो, सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं हार गए थे और शेरशाह सूरी जीत गए थे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर है क्या? नहीं, बैटल ऑफ बक्सर तो ये युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। और ये हुआ किस किस के बीच था बक्सर का युद्ध? यहाँ पर अलायंस था, किसका? मीर कासिम का अलायंस था, और इनके साथ थे सुजाउद्दौला, और तीसरे थे शाह आलम थर्ड। शाह आलम थर्ड जो है मुगल एम्पेरर थे, ठीक है। वर्सेस किसके बीच में था युद्ध? ये था ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार को जो लीड कर रहे थे सेना को, उनका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये हो गया बैटल ऑफ बक्सर। तो ये भी नहीं है जिससे मराठास रिलेटेड हो। तो ये रिलेट करते हैं द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुई थी 1817 से 1880 में, ठीक है। चलो एंग्लो मराठा वॉर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। एंग्लो मराठा वॉर, जो एंग्लो मराठा वॉर जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1775 में, और कब तक चली थी? 1818 तक, ठीक है। जो पहली हुई थी, पहली एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो 1775 में हुई थी। क्यों हुई थी? 1772 में, 1772 में माधवराव जी थे, उनकी डेथ हो जाती है। एक बीमारी होती है, उसका नाम बताना कौन सी बीमारी होती है। तो उसके बाद क्या होता है, नारायण राव गद्दी पर बैठ जाते हैं, पर रघुनाथ राव नहीं चाहते थे कि नारायण राव गद्दी पर बैठे, तो उनका असैसिनेशन करा दिया जाता है। तो नारायण राव की जो संतान थी ना, माधव राव सेकंड, उनको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। और ये बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आती है। तो रघुनाथ राव चला जाता है किसके पास? ये चला जाता है ब्रिटिश इंडिया के पास, और ब्रिटिश जो कंपनी होती है उनके साथ ट्रीटी कर लेता है। ट्रीटी कौन सी?
ट्रीटी ऑफ सूरत। इस ट्रीटी के तहत जो सालसेट और बसीन था, जो कि जीता था किसने, बाजीराव ने, वो इनको गिफ्ट में दे देता है ब्रिटिशर्स को। पर जो मराठास के नाना फडणवीस थे, वो इनकी चाल को अच्छे से पहचान जाते हैं, तो वो निरस्त कर देते हैं। ये वॉर चली थी 1782 में, जो खत्म हो गई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई से, ठीक है। ये पहली थी। और ये जो दूसरी एंग्लो मराठा वॉर थी, ये कब से कब तक चली, ये चली 1803 से लेकर 1806 तक। और तीसरी जो हुई थी, वो थी 1817 से 1818, ठीक है। इसमें इन्होंने पिंडारियों का भी दमन कर दिया था, और जो बाजीराव सेकंड थे, उनको पेंशन पर कानपुर भेज दिया था, ठीक है। ये हो गई पूरी एंग्लो मराठा वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत पार्टीशन हुआ था। अच्छा, तो 1905 से शुरू कर लेते हैं। 1905 की जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये थे पॉलिटिकल गुरु। किसके पॉलिटिकल गुरु थे, ये थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। और क्या चीजें हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। इसलिए उनका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, वो यही आता है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था, वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। 1905 में एक और घटना हुई थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो 1905 में हुआ था बंगाल पार्टीशन। ये कराया किसने था, ये कराया था कर्जन ने। ये हुआ कब था, ये 16 अक्टूबर 1905, ये कहकर कि बंगाल बहुत बड़ा है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए इसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में तोड़ देना बेहतर है, ऐसा कह के बंगाल पार्टीशन किया था। पर ये जो पूरा जो पार्टीशन था, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने किया था, ठीक है। जो कि कम्युनल जो आग है वो भड़काना चाहते थे ये। तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो जाननी चाहिए। जो 1906 का जो आईएनसी जो अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो की थी दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, वो क्या क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की थी, कि जो ब्रिटिश है वो सारा जो भारत की वेल्थ है उसको ड्रेन करके लंदन या ब्रिटेन में ले जा रही है। और दादा भाई नौरोजी ने 1906 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन है उसकी अध्यक्षता भी की थी। उसमें चार चीजों की मांग उठी थी। पहला, स्वराज, क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था, ये बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ था। उसके बाद कई आंदोलन उठे थे जिसमें स्वराज की बात उठी, स्वदेशी अपनाओ, जहां पर खादी पहनना और स्वदेश निर्मित चीजों की बात उठी थी। और क्या, नेशनल एजुकेशन की बात उठी थी। और फोर्थ, बायकॉट। बायकॉट क्या, जितना भी वेस्टर्न सामान है उसके बायकॉट की बात उठी थी। 1906 में एक और चीज हुई थी, 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक है। और इस मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था, इस मुस्लिम लीग का गठन किया था सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इसे याद रखने की। और बाकी 1906 हो गया। 1907 में क्या हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। इस सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, इसे सूरत पार्टीशन भी कहते हैं, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। अब इस सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, दो भागों में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे मॉडरेट, मतलब नरम दल और गरम दल। एक्सट्रीमिस्ट कौन से थे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन पाल हो गए। और मॉडरेट्स के रास बिहारी घोष ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। जो 1907 का जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, उसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। बोस ने नहीं, घोष ने, ठीक है, इसको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, Which revolutionary organization was found in 1905 in Bengal with the aim of armed struggle against British rule? अभिनव भारत था क्या,
नहीं, अभिनव भारत नहीं था। मित्र मेला बनाया गया था पहला, किसके द्वारा बनाया गया था? मित्र मेला बनाया गया था वीडी सावरकर जी के द्वारा, और उनके भाइयों ने बनाया था 1899 में, जो कि आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना। ये कब बना? 1904 में। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। गदर पार्टी कब बनी? गदर पार्टी बनी 1930 में। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था, इसमें जो थे सोहन बाखना जी थे, लाला हरदयाल थे, और भाई परमानंद। ये सब गदर पार्टी से रिलेटेड थे। और ये बनी कहाँ थी? ये सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, ठीक है। और नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर है अनुशीलन समिति। ये बनाई थी 1904 में अनुशीलन समिति। जिससे रिलेटेड कौन है? एक तो पी मित्रा जी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, और अरबिंदो घोष हैं। ये ना बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, मतलब वायलेंट पार्टी थी, जो 1908 की जो अलीपुर बॉम्ब केस है, वो भी अनुशीलन समिति के द्वारा, मतलब अनुशीलन समिति का इन्वॉल्वमेंट था, इनके जो पार्टिसिपेंट्स है उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे। तो वो कौन सी है? अनुशीलन समिति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? देखो, चलो इसको समझने से पहले, इसका आंसर करने से पहले इन टर्म्स को समझते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में पढ़े तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है। अब इनको जरा, इन जो ये टर्म है, जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट है, स्थिर हो गई, अस्थिर हो गई, प्रबंधित हो गई, पैक्ड हो गई, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्थित क्या होती है? स्थित एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है कि हम अपनी मुद्रा से कहीं बाहर देश में जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो उससे सामान तो नहीं खरीद सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं कि जो फॉरेन की करेंसी है उससे एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम 100 रुपए में 1 किलो भिंडी खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, ऐसे 100 रुपए देते हैं, और $1, $1 वो हमको मिल जाता है, और फिर उससे हम वहां पर शॉपिंग वगैरह जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज। पर क्या होता है, ये जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स है। जैसे पहला हो गया फिक्स्ड। इसमें क्या है? इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो हमारी करेंसी है उस पर मार्केट डिमांड और सप्लाई का कोई भी रोल हो। मतलब कि मार्केट डिमांड सप्लाई की वजह से जो हमारे प्राइस है, प्राइस का जो करेंसी का रेट है वो ऊपर नीचे हो, मतलब कि फ्लक्चुएशन हो। ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहती, इसलिए क्या करती है? एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है। और जब ऐसा कर देती है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। वहीं जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इसे फ्लोटिंग कह लो या इसे फ्लेक्सिबल, अस्थाई कह लो, फ्लेक्सिबल कह लो, इस एक्सचेंज रेट में क्या होता है? इस एक्सचेंज रेट में क्या होता है? गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है। इसमें जो करेंसी का रेट है ना, वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई पे, कि डिमांड कितनी है, फिर सप्लाई कितनी है। मान लो डिमांड बहुत है, ठीक है, और सप्लाई नहीं है, तो जो करेंसी है वो $1 में 120 रुपए में भी जा सकती है। वहीं अगर मान लो कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, तो वहीं जो है इसकी जो दर है वो घटकर 40-20 रुपए भी आ सकती है, ठीक है। तो ये पूरी डिमांड एंड सप्लाई पे। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित होती है, तो वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैनेज्ड क्या है? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होता है जो गवर्नमेंट प्लस डिमांड एंड सप्लाई दोनों से निर्धारित होती है। मतलब ये कुछ कुछ मिक्सअप है किस किस चीज का? एक तो मिक्स एक्सचेंज रेट का और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। मतलब क्या है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी फिक्स रखती है, मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा नीचे ना जाए, ऐसा ना चाहते गवर्नमेंट, तो उसको क्या करती है? मैनेज करने की कोशिश करती है। और जो है डिमांड सप्लाई पे भी निर्धारित रहती है, तो उसे कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ डिमांड और सप्लाई के आधार पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इनमें से फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं एकाधिकार की विशेषता नहीं है। नो क्लोज सब्सिट्यूट, ये तो है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय द सेलर,
अब मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में, अच्छा पहले इनको समझ लेते हैं फिर इस आंसर को करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक तो मोनोपोली होती है, ठीक है, एक टाइप की मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक, एक टाइप की मार्केट होती है ओलिगोपोलिस्टिक, सॉरी ओलिगोपोली, और एक टाइप की मार्केट होती है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। अब मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में होता है एक सेलर होता है, वन सेलर, और मैनी बायर होते हैं, मतलब बहुत सारे बायर होते हैं, और सेलर एक ही होता है। जैसे मैं इंडियन रेलवे की बात कर लूं, अब इसमें क्या है, जब एक ही सेलर है तो वो क्या है, प्राइस को भी कंट्रोल करेगा, प्राइस घटेंगे बढ़ेंगे वो सेलर ही निर्धारित करेगा। और इसमें जो एंट्री होती है और एग्जिट होती है वो इजी नहीं होती, मतलब ये बैरियर होता है, इस पे क्या होता है, इस पे बैरियर होता है, ठीक है। एंट्री नहीं होती है ना एग्जिट होती है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही इंडियन रेलवे को रेगुलेट करती है, कोई प्राइवेट मेंबर कंपनी आकर, वैसे अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब की बात नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी रेलवे में आज भी मोनोपोली है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक को समझने से पहले परफेक्ट कंपटीशन समझते हैं और फिर ओलिगोपोली समझते हैं, इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं, मैनी सेलर होते हैं, और बहुत सारे ही मैनी बायर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइस है वो प्राइस जो है वो सेलर डिसाइड नहीं करता है, ये जो है ये पहले से डिसाइडेड, ये जो कंपटीशन है, जो मार्केट है वो प्राइस डिसाइड करती है। और ये कौन से इसमें जो आइटम होते हैं वो होते हैं होमोजेनस, होमोजेनस गुड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, नमक, नमक का ऐसा तो नहीं है कि आपके बराबर वाली दुकान पे नमक 10 रुपए में बिक रहा है, और वहीं अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, किसी बड़े उसमें जाएंगे स्टोर में, आप वही आपको 40 रुपए में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे जो प्राइस है वो फिक्स्ड होता है, मैनी सेलर और मैनी बायर्स होते हैं, इजी एंट्री होती है और एग्जिट भी इजी होती है, ठीक है, इजी एंट्री एग्जिट होती है, ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया। ऑलिगोपोली में होता है फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं और मैनी बायर होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, टेलीकॉम, इसमें क्या होता है, कुछ ही जैसे आपकी वोडा हो गई, आपकी जियो हो गई, ये कुछ कंपनियां हैं जो कुछ ही सेलर्स हैं, और जो एक सेलर है उसके एक्शन का फर्क, अगर मान लो आज वोडा के जो है चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बायर्स हैं वो किस पे शिफ्ट कर जाते हैं, एयरटेल पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो एक के एक्शन का फर्क दूसरे पर उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और इसमें एंट्री इतनी इजी नहीं है, टफ एंट्री एग्जिट है, ठीक है। तो ये हो गया ओलिगोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ये मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ऐसे हेट्रोजीनस एक आइटम होते हैं, जैसे क्या होता है, ये वैसे आइटम है, एग्जांपल के लिए तौर पे आप ले लो कॉलगेट। अब मैं हूं, मैं डाबर लाल रेड यूज करता हूं, वही मेरे घर में कोई बड़े हैं वो सेंसोडाइन यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट तो भले ही एक ही है तो कॉलगेट ही, मतलब टूथपेस्ट ही है, पर वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसमें मोनोपोली हो सकती है एक चीज की, कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है और तुम्हारे में नमक नहीं है, ऐसी चीजें करके उसमें जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्राइस भी वेरी करते हैं। जैसे कुछ आइटम है जिनको कहते हैं कि ये तो लग्जरी आइटम्स है, होती वही चीज है पर उसका प्राइस इसलिए हाई होता है। जो ये मिक्सअप, ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखते हैं मोनोपोली। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये इसका एक फीचर है तो नहीं हो सकता। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय द सेलर, ये तो होता ही है, सेलर की मर्जी है वो प्राइस बढ़ाए घटाए, तो ये भी नहीं होगा। वन बायर मैनी सेलर, उल्टा बोल रहे हैं, मैनी, वन सेलर होता है और मैनी बायर होते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। ये जो है, ये जो फीचर है ये है मोनोप्सोनी का ये फीचर है, ठीक है। और वन सेलर मैनी बायर ये भी इसका फीचर है, तो ये भी नहीं हो सकता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। अच्छा, इसको आंसर करने से पहले थोड़ी कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट है
वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो और होते हैं माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। माइक्रो होते हैं जो हमें कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। जो प्लांट को जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इसको याद कैसे रख सकते हैं? एनपी का मग, एनपी का मग, एनपी का एनपी का मग, और एस एच ओ सी ऐसे करके कुछ जो भी है याद रख सकते हैं। सल्फर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट किस लिए है? आप जानते हो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ना वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है प्लांट्स को। कैल्शियम, पोटेशियम, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए नाइट्रोजन। इसका आंसर सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, पोटेशियम नहीं, इसका आंसर है नाइट्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, what is the type of asexual reproduction called in which new plant are produced from root, stem, leaves और buds? ये किसकी बात कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट से ये बताना चाह रहा है कि जो नया प्लांट बनेगा वो सीड से नहीं बनेगा, मतलब उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है। वो सीधे किससे बनेगा? या तो रूट से बनेगा, या स्टेम से बनेगा, या लीव्स या बड से बनेगा। ठीक है, वो कौन सा है? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये तीनों जो दे रखे हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है ज्यादातर। जो पेरेंट होगा वो वन ऑर्गेनिज्म होगा। वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। वहां सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट गैमेट होता है, और ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। अब जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है? एक तो बडिंग से होता है। अब बडिंग में क्या होता है? मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके यहाँ एक छोटा सा बड होगा। अब यहाँ से ग्रो करने लगेगा, ये बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। फिर ये जब थोड़ा सा मैच्योर होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ एक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, यहाँ एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये किस में होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया बडिंग का। एक हो गया फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, स्पाइरोगेरा। जैसे मान लो ये स्पाइरोगेरा है। ठीक है। अब ये स्पाइरोगेरा क्या होता है? इसमें जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है ये, और हर फ्रेगमेंट जो है अलग हो जाता है। स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा, ये याद रखना, ये एग्जांपल है इसका। ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म एक अलग ऑर्गेनिज्म में अडल्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। ये ऑफस्प्रिंग थे, फिर बढ़ के अलग अलग एक दो तीन स्पाइरोगेरा बन गए। ठीक है। एक तो ये हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फ्रेगमेंटेशन का। एक तीसरा टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि जो जीव है, जो कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सीड से नहीं बनता, ना उसमें पॉलिनेशन होती है। वो या तो रूट से बनेगा, या जो है आपका स्टेम से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल कैरेट हो सकता है, और अनियन हो सकती है। कैरेट हो गई, अनियन हो गया, और पोटैटो हो गया। ये इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और एक और होता है जो बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, आपने ब्रेड देखी होगी। ब्रेड को अगर जैसे डार्क प्लेसेस या कूल प्लेसेस ऐसी जगह रख दिया जाए कुछ दिन के लिए, गीले में या वैसे, तो इस पे ना एक फंगस टाइप की जमनी शुरू हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। और ये ब्रेड मोल्ड क्या होती है? ये होती है राइजोपस। ठीक है। और ये राइजोपस दिखने में कैसी होती है? अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे, ये ऐसी कुछ होती है। ये इसके ऊपर ना ऐसे बल्जेस होते हैं, बल्ब से। और ये बल्ब से क्या होते हैं? ये होती है स्पोरेंजिया। ठीक है। इसी के अंदर होते हैं स्पोर। जब ये फूटता है तो इसमें छोटे 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 स्पोर्स निकलते हैं। वो वापस से सरफेस पे जाते हैं, वापस से ब्रेड पे जाएंगे, और वो नया एक और राइजोपस की ऐसे
फिलामेंट सा बना देंगे, ठीक है। फिर उसमें स्पोर्स बनेंगे, वो फूटेगा, फिर ऐसे ये बढ़ता रहता है, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन से हो गया। इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। रूट से, स्टेम से, लीव से, बड से। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, स्पोर फॉर्मेशन में नहीं होता, ये होता है सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? व्हाट इज एन एटम और मॉलिक्यूल कॉल्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन सीक्स अनदर एटम और मॉलिक्यूल विद एन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग? ठीक है। ये सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं ये क्या कहना चाह रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं और आयंस बनाते हैं। वाटर में क्या कर जाते हैं? डिसॉल्व, और क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। देखो आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स लो गर्मी में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? लाइसिस का मतलब ही है टूटना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है पानी में, और उस पानी का क्या होता है? उसका वाटर किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। मतलब टूटना, वाटर किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ये भी नहीं है, यहाँ तो अट्रैक्ट की बात आ रही है। इलेक्ट्रोड, ये भी ऑप्शन है। इलेक्ट्रोड होते क्या है? आपने कई बार केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी, उसमें छड़ लगी रहती हैं दो। एक होती है कैथोड की छड़, और एक होती है एनोड की छड़, रॉड होती है। और इनके बीच में ना एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। इनके बीच में जो है वो प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का और इनका, ठीक है। उन इन्हें ही कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो आंसर बचा कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। देखो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, ऐसे करके हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? वो एटम और मॉलिक्यूल जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट बिगिन टू मूव एंड देयर इज नो फ्रिक्शन? मतलब घर्षण है ही नहीं। मतलब मैं स्लाइड कर रहा हूं और स्लाइड करते समय घर्षण नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, इसको होल्ड करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टॉप इमीडिएटली, क्यों? जब घर्षण है ही नहीं तो स्टॉप इमीडिएटली कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, वो स्टॉप तभी करेगा ना जब कुछ ना कुछ उस पर फ्रिक्शन लगेगा, कोई दूसरी फोर्स, अलग फोर्स लगेगी, ये भी नहीं है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्लाइंग ये तो बहुत ही लॉजिकल हो गया, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको जो है इसके बारे में बता देता हूँ। आप न्यूटन बाबा को तो जानते ही होंगे। न्यूटन जिन्होंने कितने दिए हैं? 3 लॉ दिए हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अपनी मतलब जो पोजीशन है उसे मेंटेन करेगा, कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। वो एक्सटर्नल फोर्स जब आप स्लाइड करते हो तो वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये अप्लाई नहीं करेगी तो मोशन में, तो मोशन में रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी। आपने इससे जुड़ा एक और टर्म है जिसे कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया जिसे जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया होता क्या है? मान लो आप किसी बस में बैठे और बस खड़ी है, तो जैसे ही बस एकदम से चलती है आपकी बॉडी होती है रेस्ट में, पर वो रेस्ट में रहना चाहती है, पर एकदम से मोशन हो गया तो आपको पीछे धक्का लगेगा, ठीक है। वहीं बस मूव कर रही है और आगे एकदम कोई बस के कुछ भी आ जाता है, तो वो एकदम से ब्रेक अप्लाई करे ड्राइवर, तो आपको तो पता नहीं, आपकी बॉडी तो मोशन में है, वो पीछे को झटका लगेगा, एक सॉरी आगे को झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जड़त्व, आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है मोशन को चेंज करना। और न्यूटन्स का एक और फेमस लॉ है, थर्ड लॉ, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थर्ड लॉ है क्या? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे बंदूक, आप बंदूक चलाते हैं तो हाथ को पीछे को झटका लगता है, और एक थप्पड़ मारो तो 2 थप्पड़ मिलते हैं। एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बल्कि एक्शन हैव इक्वल एंड वर्स इफेक्ट, वर्स्ट रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर 1। जो ऑब्जेक्ट है वो कभी स्टॉप नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं न्यूटन बाबा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा इनमें से क्षार नहीं है। अच्छा, समझते हैं एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। आप पीएच स्केल आपने देखा होगा, पीएच स्केल जिसमें एच इसे इसकी फुल फॉर्म पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या नापने का काम करता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है कौन सी नहीं है। तो स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। इसकी जो न्यूट्रल वैल्यू होती है 7, और ये वाटर की होती है इसकी न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी वैल्यू होती है 7। जैसे ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है ब्लड की। बहुत सारे हैं, जैसे HCl की, जो हमारे पेट में HCl उसका 2 से नीचे होती है। एसिडिक रेन की कितनी होती है, 5.5 या 5.6 होती है, ठीक है। और जो हाईएस्ट होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईली बेसिक होता है। तो आपको देखो एक ऑप्शन तो यहीं से गलत कर देते हो कि NaOH तो नहीं है। लेकिन एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा, इसकी एक कंडीशन है। जो एसिड होते हैं ये जो है ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो बेस होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। कौन से, हाइड्रोक्साइड। और एसिड कौन से, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। इनमें से ये देखो, ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये बेस है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। NaOH ये तो मैंने बता ही दिया, ये हाईली बेसिक होता है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। C2H5OH, देखो OH किसी में भी लगा होता है ना, ये ऑल होते हैं। ये C2 है तो इथेन, ये है इथेनॉल, ठीक है। ये क्या है, ये है एसिड। और ये किस में यूज होता है, ये बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, एंटीसेप्टिक दवाइयों में यूज होता है ये, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर 3 इथेनॉल है जो एसिड है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं रिलीज करता है, ठीक है। और ये बेस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मिथेनॉल प्लांट लॉन्च्ड इन 2025। कौन सा मिथेनॉल प्लांट कहाँ मई 13 को लॉन्च हो रहा है 2025 में। तो इसका आंसर है डेनमार्क। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चेयरमैन के यूपीएससी अभी अजय कुमार जी चुने गए, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और यूपीएससी जो है ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किसके अंडर आता है, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। ये 315 से लेकर 323 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन फॉर डिफेंस पर्सनल रिसाइडिंग इन ग्राम पंचायत एरियाज। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ये कह रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें एग्जेम्पशन दिया है। मतलब कि जो डिफेंस पर्सनल होंगे, आर्मी नेवी और सीआरपीएफ वगैरह के, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। और ये किया किसने है, डेप्यूटी सीएम, ठीक है। यहाँ के डेप्यूटी सीएम कौन है, इनका नाम है पवन कल्याण, ठीक है। और यहाँ के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के एक सीएम है सी चंद्रबाबू नायडू, नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2010। आपको पता है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे जिसमें गीता फोगट ने मेडल जीता था, ठीक है। पर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी रशिया में, ठीक है। तो इसमें मेडल किसने जीता था, सुशील कुमार ने। और आपको पता ही है कि सुशील कुमार ने ओलंपिक मेडल भी जीता है। लंदन ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें ओलंपिक, उसमें इन्होंने जो 2012 में हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने 2008 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी मेडल जीता था, तब ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर है सुशील कुमार। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओहिरा फोक म्यूजिक है, ये एक एसोसिएट, एक पॉपुलर फेस्टिवल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है एक स्टेट का, तब ये
जो ओहिरा ये म्यूजिक है ये गाया जाता है, ये कहाँ होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो ये होता है झारखंड में। झारखंड में एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है कर्मा। उस फेस्टिवल के दौरान ये ओहिरा फोक म्यूजिक गाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल बता सकते हैं हम झारखंड के क्या? हाँ, बता सकते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उसके नाम है सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, ठीक है, और जावा हो गया, ठीक है। केरला के कौन कौन से हैं फेस्टिवल इम्पोर्टेंट? तो थ्रिसुर पूरम हो गया, एक फेमस फेस्टिवल हो गया। और एक फेस्टिवल तो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, वो है ओणम, ठीक है। थियम हो गया, यहाँ का थियम भी फेस्टिवल मनाते हैं केरला में। और एक मकर संक्रांति पे बनाते हैं जिसको यहाँ पे बोलते हैं मकर विलक्कू, ठीक है, मकर विलक्कू। असम के कौन कौन से हैं? असम में मनाया जाता है बिहू हो गया, ठीक है, बाइको हो गया, और देहांग पटकई हो गया, देहांग पटकई फेस्टिवल हो गया। और एक अंबुबाची मेला लगता है, तब अंबुबाची फेस्टिवल होता है, अंबुबाची हो गया। बिहू और अंबुबाची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक माजुली फेस्टिवल भी है, आपको पता है असम में एक माजुली आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, उस पर ब्रह्मपुत्र पे। एक इम्पोर्टेंट और हो गया रोंकेर हो गया, ठीक है, ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं असम में, ठीक है। कर्नाटका से रिलेटेड फेस्टिवल कौन कौन से हैं? हम्पी हो गया, हम्पी आप जानते ही हो कि बहुत सारे मंदिर हैं, हम्पी से ही आप कर्नाटका बता सकते हो, हम्पी हो गया एक। और कौन सा हो गया? कंबाला हो गया, कंबाला फेस्टिवल हो गया। उगाड़ी हो गया, उगाड़ी कर्नाटका में भी मनाया जाता है न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह। ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी मनाया जाता है, और केरला में विशु मनाया जाता है न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह, ठीक है। और करगा हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस, वो डांस कह रहा हूँ, आपके पॉपुलर फेस्टिवल हो गए, ठीक है। इसका आंसर था झारखंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, संजुक्ता पानीग्राही ये लेजेंडरी डांसर हैं, कौन सी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? क्या बिहू से हैं क्या? देखो, बिहू से नहीं है, इसमें दो ही क्लासिकल डांस है, एक तो कुचिपुड़ी और ओडिसी। बिहू से नहीं है। बिहू कहाँ का डांस है? ये असम का डांस है, ठीक है। लाहो कहाँ का डांस है? लाहो मेघालय का डांस है। कुचिपुड़ी से रिलेट करती हैं क्या? नहीं, कुचिपुड़ी से नहीं रिलेट करती हैं, ये रिलेट करती हैं आपकी ओडिसी से। ओडिसी से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं, मतलब कौन कौन से डांसर हैं जो ओडिसी से रिलेट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है केलूचरण मोहपात्रा, ये नाम तो आप याद ही रख लीजिए, रट लीजिए, मोहपात्रा। केलूचरण मोहपात्रा को ही बोलते हैं फादर ऑफ ओडिसी डांस, ठीक है। इन्होंने ओडिसी डांस के लिए बहुत कुछ, मतलब इन्होंने स्कूल वगैरह शुरू किए थे ओडिसी डांस के लिए। केलूचरण मोहपात्रा हो गया, आपका लीला मोहंती हो गया, ठीक है। मोहंती और मोहपात्रा आए तो आप सीधे ओडिसी मार्क कीजिए, ठीक है। और कौन कौन से हो गए नाम? और आपका हो गया शगुन भूटानी हो गया, शगुन भूटानी। एक आपको नाम अभी पता ही चल गया है, संजुक्ता पानीग्राही हो गया, ठीक है। सोनल मानसिंह, देखो सोनल मानसिंह ओडिसी से तो रिलेट करती ही करती हैं, ये एक और डांस से रिलेट करते हैं जिसका नाम है भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अच्छा, कुचिपुड़ी से जान सकते हैं कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी से एक नाम याद रखिए, सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी। और कौन कौन से नाम है? जैसे कि मलिका साराभाई, मलिका साराभाई भी भरतनाट्यम से रिलेट करती हैं। और कौन? स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, रेड्डी आए तो भी आप मार्क कर सकते हैं कुचिपुड़ी को, आंध्र प्रदेश का डांस है ये, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गया, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। चलो, बाकी आगे आएंगे, बाकी और भी डांस के एक्सपोनेंट्स के बारे में आगे मैं तुमको बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। फेस्टिवल आइडेंटिफाई करना है, पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है पर्शियन न्यू ईयर की तरह। इसका आंसर पहले ही स्टेटमेंट से पता लग गया, वो है नवरोज। लोहरी और बैसाखी ये दोनों मनाए जाते हैं किनके द्वारा? पंजाब में मनाया जाता है, पंजाबी त्योहार है। उगाड़ी, उगाड़ी आपको मैंने अभी बताया था कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तो ये तो तीनों नहीं हो सकते, इसका आंसर है
नवरोज, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जमशेदी नवरोज यहाँ भी देखो दे ही रखा है, स्टेटमेंट में ही इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। बाकी कुछ न्यू ईयर बता देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, जैसे विशु। विशु न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है? विशु न्यू ईयर मनाया जाता है केरला में। दूसरा हो गया पुथांडु। ये पुथांडु न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है? ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। उगाड़ी, उगाड़ी आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी आपका उगाड़ी मनाया जाता है, और कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में भी, ठीक है, कर्नाटका। और आपका पौला बैसाख, पौला बैसाख कह लो या पहला बैसाख कह लो, ठीक है। तो ये पौला बैसाख है, कुछ कुछ बंगाली लग रहा है ना, हाँ सुनने में, तो बंगाल में मनाया जाता है पौला बैसाख, फर्स्ट न्यू ईयर की तरह, ठीक है। और महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा, ठीक है। गुड़ी पाड़वा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नवरोज मैंने आपको बता ही दिया, नवरोज कहाँ? ये पारसी न्यू ईयर है। ये है आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ पर आज का एनालिसिस खत्म होगा। आपको पता है बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइनस कार्ल पॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये केमिस्ट भी थे और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, रिसर्च किस में? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के नेचर पे, और क्या स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को इन्होंने इल्यूसिडेट किया था। इल्यूसिडेट का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से किसी के बारे में बताना, ठीक है। तो लाइनस कार पॉलिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पहला तो इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। वो एक बार इनको मिला है 1954 में मिला है, एक बार मिला है 1962 में। 1954 में किस लिए मिला था? केमिकल बॉन्ड के नेचर को बताने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या है एक्सप्लेन किया था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वर्ड को कॉइन, मतलब इस वर्ड को जो नाम दिया था वो भी लिनस जी ने दिया था, ठीक है, 1954 में। और 1964 में इन्हें मिला था, इन्होंने बैन, इनके एफर्ट्स थे किस लिए? बैन करने के लिए। किसको? न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम जो भी थे ना, उनको बैन करने के लिए जो भी एफर्ट इन्होंने लगाए थे, उसके लिए इन्हें 1962 में भी इन्हें वो मिला हुआ है नोबेल प्राइज। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियर टेस्टिंग वाले की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है केमिकल बॉन्ड वाले की। तो आंसर क्या होगा? 1954। आज की क्लास होती है खत्म, आज का टॉपिक खत्म, एनालिसिस आपका अच्छे से हुआ होगा। बाकी जिन्होंने यहाँ तक क्लास देखी है उनको दिल से थैंक यू, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी पढ़ाई लगातार रखें। और आप बताएं, कमेंट में बताएं आपका स्कोर क्या रहा था जीएस के अंदर, ठीक है। मुझको ज़रूर बताना कि स्कोर क्या रहा था आपका। आई होप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, एंजॉय करें और रिवीजन करें। वीकेंड है, टेस्ट दें, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।